हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हो जाइए तैयार। आज लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए साइंस का मॉक 2। जिस तरह से साइंस मॉक 1 पढ़े थे फुल डिटेल्स के साथ, उसी तरह मॉक 2 को आज कवर करेंगे, और वो भी साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? तो 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो हमें देखना होगा कि इसमें से कौन कौन सा है। जब बात आती है एक्टिनाइड की, तो एक पॉइंट यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है। तो क्या पॉइंट बनेगा, नोट डाउन करिएगा कि एक्टिनाइड जो है इसे और क्या कहा जाता है। तो एक्टिनाइड को ही रेडियो सक्रिय तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐड ऑन कर लीजिएगा। वही बात जब आती है कि जो एक्टिनाइड श्रेणी की जब बात आई है, तो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें आवर्त कितने से कितने तत्वों को नीचे रखा जाता है। तो एक पॉइंट ये नोट डाउन करेंगे कि आवर्त सारणी में एक एक बिंदु इम्पोर्टेंट रहेगा, नोट डाउन करते चलिएगा। आवर्त सारणी में अगर बात करें कि आवर्त सारणी 7 के 14 तत्वों को इस तरह से लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी 7 के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है। और जो नीचे रखा जाता है, इसी तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड श्रेणी के रूप में जाना जाता है। और इनमें से जो शामिल नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या दिया हुआ है? टीएम का मतलब क्या हो गया? थूलियम। इसको क्या कहा जाता है? टीएम किसको सूचित किया गया है? तो थूलियम। तो अगर थूलियम एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत नहीं जब आता है, तो फिर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाता है लैंथेनाइड तत्व के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो लैंथेनाइड तत्व का ये हो जाएगा। वही बात करेंगे कि अगर लैंथेनाइड तत्व क्या होता है। तो लैंथेनाइड तत्व जो होता है आवर्त 6 से 14 के 14 तत्वों को क्या होता है? आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है। आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है। आप लोग एक बार आवर्त सारणी का देख लीजिएगा जाके, उसका अच्छे से संरचना आपको ध्यान में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब 6 के 14 तत्वों की बात होगी तो लैंथेनाइड तत्व, और जब 7 के 14 तत्वों की बात होगी तब क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड। उसी तरह से और क्या ध्यान रख सकते हैं? तो इसमें आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि लैंथेनाइड जो है, लैंथेनाइड, इसको क्या कहा जाता है? तो भारी मृदा धातु। क्या कहा जाता है? तो भारी मृदा धातु कहा जाता है। एक एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक रूप से थोड़ा धीरे धीरे चल लेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ हमसे सही कथन पूछा जा रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि कथन क्या क्या है। पहला कथन है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, और कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सूखी बर्फ किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में आपको ठोस CO2
दिया रहेगा। तो एक प्रश्न तो यही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। तो नहीं, ये कथन क्या है, गलत दिया हुआ है। हालांकि हमें सही खोजना है। तो अगर सीधे तरल रूप में नहीं बदलती है तो फिर किस रूप में बदलती है, ये भी तो पूछ सकता है। तो गैस के रूप में बदलती है। किस रूप में बदलती है, तो गैस के रूप में बदलती है। तीसरा स्टेटमेंट है ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में। देखिए अभी आपको बताएं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखना है कि 1 और 3 हमारा क्या है, सही सेंटेंस है, और 2 है जो क्या है, गलत है। और इस तरह से यहाँ देखिए ऑप्शन ए है सारे गलत हैं, तो ऐसा नहीं है। बी है कि 1 और 3 गलत है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। सारे सही है, नहीं, 1 और 3 सही हैं, बाकी 2 गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं और कुछ पॉइंट इसमें जान लीजिए जो आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, चूँकि ठोस CO2 की बात जब आई है तो ठोस CO2 यानी कि जिसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, शुष्क बर्फ या फिर सूखी बर्फ, इसका ऊर्ध्वापातन किया जा सकता है। तो हो सके सेंटेंस के रूप में आगे आपको इस तरह से दिया रहे और पूछ दे कि ये सही है या गलत, तो आपको पता होना चाहिए। वहीं आगे की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि CO2 जो गैस है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक, और ये खास करके शीतल पेय या फिर क्या कहता है, सोडा वाटर पदार्थों में होता है। किसमें, सोडा वाटर पदार्थों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। और सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ जाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर। और जो लोग साइंस का मॉक 1 नहीं देखें वो मॉक 1 पहले देख लेंगे, उसमें भी आपको फुल डिटेल्स के साथ कराया गया और सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। तो प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। NaCl की बात आई है यानी कि सोडियम क्लोराइड। NaCl का क्या नाम है, ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है NaCl, तो आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, वही बात करेंगे, आगे जान सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ना होने की आशा करेंगे का कहने का मतलब है ऑप्शन ये दिया है pH, यानी कि pH मान की बात हो रहा है। तो pH मान के बारे में अगर बात आएगी तो आप इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि pH स्केल का खोजकर्ता काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ये वो कौन था, सोरेनसन। और काफ़ी डिटेल से भी बताए हैं कि pH मान पे अम्ल क्या होगा, क्षार क्या होगा, लवण क्या होगा, ये सब पढ़ाया हुआ भी है आपको। वहीं जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपवर्तनांक जो है परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो बनेगा कि NaCl के घोल में अगर लवण का सांद्रता बढ़ाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि लवण का सांद्रण बढ़ाने पर अपवर्तनांक गुण का तो परिवर्तन ना ही होगा, लेकिन क्या होगा बढ़ाने पर, तो pH का जो मान है और बढ़ जाएगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं जब अपवर्तनांक की बात आई है तो पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि ताप बढ़ने पर क्या होता है, समानता की अगर बात करें कि ताप बढ़ने पर जो समानता अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक है, उसी तरह आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि
किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ध्यान रखिएगा कि लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। और पूछ देगा कि किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा में आएगा कौन? बैगनी रंग। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न आ गया है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। तो ही इसकी अगर हम बात करें तो ये लाइकोपिसिडा का सदस्य है। तो लाइकोपिसिडा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात अगर करेंगे लाइकोपिसिडा को, तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? नागबेली। क्या बोला जाता है? नागबेली। तो लाइकोपिसिडा और लाइकोपोडियम तो आपको ध्यान रह जाएगा। ट्रैकियोफाइटा थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी लाइकोपिसिडा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। और ये क्या है? जो लाइकोपिसिडा की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या कहता है, लाइकोपिडियम की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? यह एक आकर्षक पौधा होता है। क्या होता है? यह एक आकर्षक पौधा होता है। तो आपको क्या पॉइंट नोट डाउन अच्छे से करना है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जब बात आई है लाइकोपोडियम या फिर ट्रैकियोफाइटा की, तो ये किस उपसंघ का सदस्य है? तो लाइकोपिसिडा का। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि लाइकोपोडियम को हिंदी में क्या कहा जाता है, किसमें? हिंदी में, तो वो कहा जाता है नागबेली। ये ध्यान रखिएगा। और लाइकोपोडियम है क्या? तो एक आकर्षक पौधा होता है। और कहीं इस पौधा का उपयोग पता है आप कहाँ देखिएगा? विवाह में या फिर अन्य अवसर पर, खास ओकेजन पर देखिएगा कि सजावट के रूप में इसका यूज होता है। अवसरों पर किस में यूज होता है? सजावट के रूप में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि जब यह पौधा खुला जगह या मैदान में फैलता है तो इसको बलीलता कहा जाता है। अगर यह पौधा क्या होगा? खुली जगह या फिर कहिए कि खुला मैदानों में फैलता है तो इसे क्या कहा जाता है? बलीलता कहा जाता है। बलीलता कहा जाता है। ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। दम्मा मानव शरीर के क्या का विकार है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो आम लोग भी जानते ही हैं कि दम्मा आम भाषा में कि एक बीमारी है और जो कि किसका है, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये श्वसन तंत्र का विकार है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और आपको पता है होगा, नॉर्मल जीवन में ये सभी को पता ही होता है कि ऐसा रोग है जिसमें क्या होगा? रोगी को खांसी हो गया, कष्ट श्वास हो गया, यानी कि श्वास लेने में तकलीफ होना, कष्ट श्वास हो गया, या फिर इसमें क्या होता है? कभी कभी दौरे भी आते हैं, दौरे उत्पन्न होना। ठीक है। ये सब दम्मा कहलाता है, इसी का ये लक्षण है। ठीक है। वहीं अगर बात आई है जब श्वास का, तो यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है कि श्वसनिकों की लैंग्वेज भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह से पूछ सकता है कि श्वसनिकों की क्या होती है? जो श्लेष्मिकला, ये आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही मॉक में साइंस का। तो जो लोग पढ़ेंगे उनको पता होगा कि जब श्लेष्मिका में क्या हो जाता है? सूजन की अवस्था आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर पूछे कि फेफड़ों में जब सूजन आ जाएगा, फेफड़ों
में सूजन की जब स्थिति जो आ जाती है तो आप सुने होंगे उसको निमोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यूमोनिया। खास करके शिशु बच्चे लोगों को काफ़ी सताता है। तो ये सब आप छोटा छोटा पॉइंट को नोट डाउन जरूर करिएगा और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आ गया है 6ठा नंबर प्रश्न। देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो ये थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है। ऑप्शन मतलब कि पहला क्या है? घास, शेर, खरगोश या फिर क्या है? भेड़िया। ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें संगठक है या नहीं है। ठीक है, तो हमको जब नहीं पूछा गया तो पहले तो देखेंगे ना कि कौन कौन सा होता है। तो 1 नंबर तो होता है। ठीक है, वही बात करेंगे दूसरे पर क्या है? प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा। तो ये आहार श्रृंखला का संगठक में क्या होता है? नहीं होता है। तो पहले देखिए कि नहीं जब पूछा रहा है तो 2 नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ए में भी 2 नहीं है, बी में भी 2 नहीं है और डी में भी 2 नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सी नंबर ऑप्शन होगा। हालांकि आगे भी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। भेड़िया, घास, सांप, बाघ ये भी संगठक नहीं होता है। बाकी जब 4 नंबर की बात करेंगे, मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, तो ये सब संगठक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता है कि आहार श्रृंखला क्या होता है? तो जीवों का ऐसा श्रृंखला है जहाँ सभी जीव क्या करते हैं? अपने भोजन स्रोत के रूप में अगले जीव पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रखना और आपको पता भी होगा। ठीक है, वहीं और इसमें जानकारी की अगर बात कर ले तो आपसे पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि आहार श्रृंखला का प्रतिपादन कब हुआ था? तो इसका प्रतिपादन हुआ था 1927 में। किसने किया था? तो एल्टन नाम का वैज्ञानिक ने। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें आप क्या पॉइंट, जब बात आई है आहार श्रृंखला का संगठक का, तो आप पढ़े होंगे एक उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता, अब उपभोक्ता में भी क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, और एक क्या हो जाता है? तृतीयक उपभोक्ता। और इसी में हमसे पूछ क्या ला जाता है? जैसे कि क्या कहता है? भोजन। ठीक है, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि पौधा। और एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करें तो टिड्डा हो जाता है, बकरी हो जाता है, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। द्वितीयक उपभोक्ता की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? सांप हो जाता है, मनुष्य हो जाता है, और वही सारे चीज़ ऑप्शन में थे, लेकिन यहाँ हमसे आहार श्रृंखला का संगठक का क्वेश्चन था। तृतीयक में अगर हम बात कर ले, इसके एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सब तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर कभी आपको क्रम इसका दर्शाने के लिए ध्यान दे तो इस तरह से रखिएगा, पहले थर्ड उपभोक्ता आएगा, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद आएगा क्या? फर्स्ट। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। देखेंगे हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 7वां नंबर प्रश्न कथन कारक वाला काफ़ी प्रश्न अब आते ही हैं, खास करके जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट कराती है उसमें तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन डील करिएगा। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि सही कौन कौन सा है। तो एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही है।
सॉरी नहीं होते हैं, तो ये क्या है, सही दिया हुआ है स्टेटमेंट, हमसे नहीं है यानी कि गलत पूछा गया। बी क्या है, एंटीबायोटिक्स जो है जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया या फिर डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, तो ये सेंटेंस गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें अगर कुछ पॉइंट है तो आप ध्यान रखिएगा, चूँकि एंटीबायोटिक्स की अगर बात जब आती है, हालांकि स्टेटमेंट के रूप में ही बहुत सारा हमें जानकारी मिल गया कि एंटीबायोटिक औषधियाँ जो होती है वो कुछ निश्चित जीवाणुओं, इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ निश्चित जीवाणुओं के मोल्ड्स, फंजाई, जो भी एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको ये सब वर्ड पता भी होगा, या क्या बैक्टीरिया से बनाया जाता है, बैक्टीरिया से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, चूँकि पूछ लिया जाता है कि पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो था उसका खोजकर्ता कौन थे, तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कई सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी गया है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो यह कौन सा रोग है, तो देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार जो रोग हो जाएगा इसमें से ऑटोसोमल प्रभावी नहीं होगा, ऑटोसोमल अप्रभावी भी नहीं होगा, लिंग संलग्न प्रभावी भी नहीं होगा, बल्कि लिंग संलग्न अप्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको ध्यान ना रहे तो नोट डाउन करके ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि आपका अगर बना रहेगा नोट्स तो आपको आसानी होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। ठीक है, वही ऑप्शन जो ए है ऑटोसोमल प्रभावी, तो ये क्या है, तो इसमें क्या होता है कि समझिए कि आनुवांशिकी का यानी कि वंशागति का वह पैटर्न है या फिर प्रक्रिया है जिसमें ऑटोसोम पर स्थित क्या होता है, दोषपूर्ण जो जीन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाता है, और अप्रभावी रहता तो प्रभाव नहीं दिखाता है, बस उसका उल्टा ध्यान में रख लेना है। ठीक, और ये जो ऑप्शन डी सी में था संलग्न प्रभावी, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि यह लक्षण यदा कदा होता है, जो लिंग संलग्न प्रभावी जो होता है ये यदा कदा लक्षण होता है, जो क्या करता है, एक्स गुणसूत्र पर स्थित एकल जीन के असामान्य होने पर प्रदर्शित करता है, असामान्य होने पर। तो इसका आपको सारा का सेंटेंस ही ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे, प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। आ गया है 9वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर से नहीं है, तो ध्यान देना है कि पहले देखना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। सही नहीं है पूछा गया तो पहले सही वाला खोजिएगा तब ना। सभी हरे पौधे और नील हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, तो ये तो सही है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। हरे पौधे अपना भोजन
कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। आगे भी पढ़ लेते हैं कि उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। तो ये सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इसमें गलत कौन था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वही तो हमसे पूछा जा रहा था। चूँकि अगर बात आती है तो आप यहाँ पर इस तरह से पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि हरे पौधे सौर ऊर्जा को, किसको? सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। और वही बात करें और क्या पॉइंट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो सभी हरे पौधे जो होते हैं या फिर कुछ नील हरित शैवाल जो क्या करते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं? द्वारा अपना भोजन उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ध्यान में रख लीजिएगा। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छी लगे वीडियो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और आपको इस चैनल के माध्यम से हर विषय का बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित जीके जीएस प्रश्न कराए जा रहे हैं और कराए जाएंगे भी। और हर सप्ताह आपको एक मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलेगा। और मैराथन क्लासेस में आपको साइंस का मैराथन, हिस्ट्री का मैराथन देखने को भी मिलेगा। चूँकि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और कमेंट भी आप लोग किया कीजिए कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगता है, आप लोग को सॉल्यूशन कुछ सुझाव हो तो वो आप दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिनको भी जुड़ना हो। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले सारे वीडियो देखा करें, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे। और अब बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी आपको बिल्कुल TRE 4 के पैटर्न पे ही क्वेश्चन कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो देख लेते हैं, जो नीले रंग के होते हैं वो कौन होता है? तांबा यानी कि कॉपर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही है। वहीं तांबा की बात आई है तो इसको उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। कौन धातु? तो उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है कॉपर को, यानी जिसको सी से। और ये भी आपको पता होगा, हालांकि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि आदि मानव द्वारा सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वहीं अगर आपसे ये पूछ दे, क्या पूछ दे कि तांबा का निष्कर्षण जो होता है मुख्यतः क्या होता है? कॉपर पाइराइट्स अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट्स अयस्क से किया जाता है। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा, चूँकि आपको बहुत बार पढ़ाया गया है तो आपको यहाँ पर तांबा का मुख्य अयस्क का कुछ का नाम बताना है कि तांबा का मुख्य अयस्क में
क्या क्या आता है। कमेंट बॉक्स में सारे लोग जवाब जरूर देंगे, आशा करते हैं। तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा और बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है ये पूछा जा रहा है। 9 होता है, 2 होता है, 12 होता है या फिर 7 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, हालांकि अगर ऐसे बात करें तो 2.2 भी रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 था तो 2 हो जाएगा। वहीं बात करें जब पीएच मान की बात आई है, तो अभी कुछ देर पहले ही आपको पता है कि इसका अगर वैज्ञानिक पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, सोरेनसन नाम के पीएच स्केल का क्या क्या था, खोजकर्ता किया था। ठीक है, वहीं और क्या जान सकते हैं कि अगर पीएच स्केल पे देखिएगा कि पीएच स्केल की जब बात आई है, जिसे कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें क्या होता है पीएच स्केल पर कि अगर 7 से कम है, क्या है, 7 से कम है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वो हो जाएगा अम्ल। और ये सब बेसिक रूप से आपको हम पढ़ा चुके। वही अगर ये 7 से ज़्यादा, क्या कहता है इधर 7 से ज़्यादा जब होगा, तो यानी कि जब 7 से अधिक होगा पीएच स्केल पे वैल्यू, तब वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्षार। ठीक है, और ये बीच का जो 7 आ जाता है वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है उदासीन। तो ये तीनों पॉइंट आपको पता भी होगा। वहीं बात करें अगर पीएच मान का, तो जैसे नींबू का जान गए कि 2.2 होता है, उसी तरह से अगर आपका सिरका के पूछ ले तो 2.4 होता है। शराब का पूछ ले तो शराब का क्या होता है, 2.8 होता है। और किसका पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ सकता है दूध का, तो ध्यान रखिएगा 6.4 होता है। दूध के बाद आपसे किसका पूछ लिया जाता है, रक्त या फिर आंसू, ये दोनों का सेम होता है, तो रक्त या आंसू कहे तब 7.4 होता है। तो ये सब ऐसे पीएच मान हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और जल का क्या होता है, तो 7 होता है, चूँकि जल क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से बनता है, केवल ठोस से या केवल द्रव से या दोनों से या फिर ठोस द्रव गैस तीनों से। तो जब बात आई है मिश्रण, तो मिश्रण का मतलब ही क्या होता है कि जो ठोस द्रव और गैस तीनों के संयोग से होता है। ठीक है, वहीं मिश्रण की जब बात आई है तो आपको अच्छे से पता होगा कि मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं, तो किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये जान गए। और क्या जान सकते हैं, वायु जो क्या है, वायु की अगर जब बात आती है तो आपको ये पता है कि गैसों का समांगी मिश्रण के अंतर्गत ही आ जाता है। उसी आप लोग पढ़े होंगे तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब तो बेसिक जानकारियाँ आपको अच्छे से पता होगी, तो ये सब आपको लिखवाने की ज़रूरत है ही नहीं। और मिश्रण में भी समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, तो एनसीईआरटी बुक भी पढ़ा कीजिए, प्रश्न वहीं से आते हैं और उसी का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। 13 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फाइलेरिया, बी है घेंघा रोग, सी है निमोनिया और डी है हैजा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, फाइलेरिया। बाकी तो आपको पता ही है कि मच्छर द्वारा मलेरिया भी फैलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइलेरिया रोग। इसको अगर आम भाषा में हाथी पाँव भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हाथी पाँव भी कहा जाता है फाइलेरिया रोग को ही।
ठीक है। अब पूछ देगा कि ये आपको बढ़िया से पता होगा कि किसके कारण होगा, तो परजीवी के कारण, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण। लेकिन किस मच्छर के काटने से होता है, तो नाम भी ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है परजीवी क्यूलेक्स फैंटीगस मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, तो क्यूलेक्स फैंटीगस मादा मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर किया कीजिए ताकि मच्छर से बीमारी आपको ना हो। वहीं बात करेंगे फाइलेरिया की, तो ध्यान रखिएगा कि फाइलेरिया में लिम्फ प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, तो लिम्फ प्रभावित होता है। ठीक है, और क्या जान सकते हैं इसमें, और घेंघा रोग की बात आई है जब ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपको पता ही होगा कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक, बाकी निमोनिया, ये हैजा, ये सब जीवाणु जनित रोग है। कैसे रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है, ये भी आपको कई बार बताया भी गया है। और डेंगू बुखार नाम जानते ही होंगे, डेंगू बुखार जो कि काफ़ी ख़राब होता है। और ये डेंगू बुखार जो होता है एडिज मच्छर के काटने से। किस मच्छर के काटने से, तो एडिज मच्छर के काटने से ये मनुष्यों में संचारित होता है। अब आप यहाँ पर ये बताइएगा कि जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तब कौन सा बीमारी होता है। बताइए, मच्छर भी कितना प्रकार के हैं। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। यदि मेढक टिड्डे को खा जाएं तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। देखिए, फिर से आहार श्रृंखला उपभोक्ता वाला ही आ गया क्वेश्चन। तो बात जब करते हैं क्या किस दिशा में होगा, उत्पादक से अपघटक की दिशा में नहीं, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। तो यही हो जाएगा कब, जब मेढक टिड्डा को खा जाएगा। ठीक है, और डी में था द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। यानी कहने का मतलब है कि इस सेंस में सीरीज चलेगा कि पहले पादप आएगा जो किसके अंतर्गत, तो उत्पादक के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद क्या होगा, टिड्डा का बात हुआ है तो टिड्डा, और टिड्डा किस में आ जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में। किस में, प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, वहीं आगे जानेंगे क्या मेढक की जब बात आई है, चूँकि पादप को कौन खाएगा, टिड्डा, और टिड्डा को कौन खा जाएगा, मेढक। ठीक है, और मेढक क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि अभी आपको बताएं कि कौन सा किस में एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाता है, और वही आ गया। तो इसका जो श्रृंखला बना इसके अनुसार देख लीजिए क्या हो जाएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। तो देखिए इस तरह से सीरीज गया, तो क्या हुआ, पहले पादप, फिर टिड्डा, फिर मेढक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसी दिशा में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, यानी कि पादप को टिड्डा के द्वारा और टिड्डा को मेढक के द्वारा खाया जा रहा है। अब सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, और चैनल का नाम आपको ध्यान जरूर रखना है, सॉल्यूशन बाय पीजे, जहां आपको जीके जीएस के सारे विषय का सॉल्यूशन मिलेगा विस्तार में, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए दबा के। आ जाइए अगले प्रश्न पे। छुही मुही का पौधा किस कुल का सदस्य है, एकेथैसी, साइपरेसी, मीमोसैसी, मालवेसी। तो छुही मुही पौधा आप लोग देखे भी होंगे, कई सारे लोग के घर में भी होंगे। तो ये जो आ जाता है मीमोसैसी कुल, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब उसी तरह से कुछ और पौधा हैं जो किस कुल के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उसके बारे में ज़रा ध्यान दे ले। जैसे आपसे पूछ लेगा अलसी, और यही सब एग्जाम में पूछेगा, आपसे हल्का फल्का नहीं पूछता है। तो अलसी किस कुल का सदस्य हो जाता है, लाइनेसी।
लाइनेसी। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे नारियल, तो नारियल किसके अंतर्गत? पालमी। ठीक है, तो जो चीज़ खाइए उसको में एक जीके याद रख लिया कीजिए। वहीं पूछ सकता है आपसे जूट के बारे में, तो जूट जो आ जाता है टीलिएसी। किसके अंतर्गत? तो टीलिएसी के अंतर्गत। और किसका पूछ सकता है आपसे? जैसे पूछ लिया जाता है किसका, अगर आपसे पूछ दे क्या पूछ सकता है? जैसे सेब हो गया, फल की बात आ रही है अब, नाशपाती हो गया, तो ये सब किस कुल के अंतर्गत आ जाते हैं? तो रोजेसी हो जाता है, रोजेसी। और ये सब क्या होते हैं? द्विबीजपत्री। क्या होते हैं? द्विबीजपत्री। चूँकि बीज पत्रों के आधार पर ही इसको अलग अलग किया गया है। उसी तरह से होता है और पूछ सकता है नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत? तो ये सब आ जाते हैं रूटेसी के अंतर्गत। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी है ग्रेफाइट, सी है फास्फोरस और डी है सल्फर। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो स्नेहक होता है इसको किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। किसके लिए? तो घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, और जब बात आती है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में, तो वो होता है किसके? ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं ग्रेफाइट की जब बात आई है तो आपको पता है कि इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो पेंसिल में भी ग्रेफाइट का ही क्या होता है? प्रयोग होता है। और कार्बन के प्रमुख अपरूप में ये भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है। अगर इसकी संरचना की हम बात कर ले तो षटफलकीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? तो षटफलकीय संरचना होती है। ठीक है, और क्या जान सकते हैं आप यहाँ पर? इस तरह से और कुछ जानकारी जान सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ठीक है, जब स्नेहक के रूप में भारी मशीन में, तो इसमें इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जो ठोस रहेगा, द्रव रहेगा, या फिर ठोस, द्रव और अर्ध ठोस। तो प्रश्न आपसे किस तरह से पूछेगा कि ठोस के रूप में स्नेहक में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तब किया जाता है ग्रेफाइट का। और द्रव के स्नेहक के रूप में तब मोबिल का। और अर्ध ठोस में किसका स्नेहक के रूप में? तो ग्रीस का। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा जरूर। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है देख लेते हैं। एक रसगुल्ला भी होता है जी, लेकिन वो स्पंज नहीं पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बायोलॉजी का टर्म है। कवक, पादप, जीवाश्म या फिर जीव। तो ये क्या है? स्पंज जीव है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये जो स्पंज जीव होते हैं, इनके शरीर के सतह पर अगर बात करें, शरीर के सतह पर, तो क्या होते हैं? असंख्य। असंख्य कहने का मतलब कि अनगिनत संख्या में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। और उनको क्या कहा जाता है? जो सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है उसको कहा जाता है ऑस्ट्रिया। देश वाला ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया नाम दिया गया है बायोलॉजी टर्म में। ठीक है, और ये किस पेरिफेरा का जंतु के अंतर्गत आता है? तो पेरिफेरा संघ के अंतर्गत आता है, पेरिफेरा संघ। तो क्या प्रश्न पूछ दे, इसलिए हर तरह से ध्यान आपको रख लेना है। ठीक है, वहीं अगर आपसे ये पूछ दे कि जो पेरिफेरा संघ है इसमें और कौन कौन से जीव आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल पूछा जाता है जैसे साइकॉन, अस्पाजिला, नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अस्पाजिला, यूस्पेजिया, ये सब पेरिफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 18 नंबर प्रश्न। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे कब बहने लगेगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करेंगे तब भी बहेगा, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करेंगे तब भी, यानी कि दोनों केस में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और जब ये प्रोसेस होता है, यानी कि जब जल को 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ऊपर जब गर्म किया जाता है, अगर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो जल का आयतन जो है वो बढ़ने लगता है, तो बढ़ने का इंक्रीजिंग इस तरह से दे देते हैं कि क्या होगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन जब 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाएगा तब भी क्या होगा, आयतन बढ़ेगा ही। दोनों रूप में आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं जल का घनत्व की अगर हम बात कर ले कि जल का घनत्व, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और उसके कारण जल का आयतन भी 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर क्या होगा, अधिक ताप पर तब क्या होगा, जल का आयतन, तब जल का आयतन घटता है। क्या होता है, जल का आयतन घट जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग सेंस में दर्शा देंगे। और 4 डिग्री सेल्सियस ही तो जान ही गए। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब यकीन मानिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन दिया जा रहा है, और सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही कराया जा रहा है, और मैराथन क्लासेस भी आपको मिलते रहेगी। साइंस हिस्ट्री का मैराथन भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट एक बार आप लोग चेक तो करिए, आपको हर GK GS का निचोड़ सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे आपको करेंट अफेयर पढ़ना हो, हिस्ट्री पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, हर विषय के कराए हुए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? ये आपको अच्छे से पता होगा कि ये क्रिया परिघटना के चलते। ठीक है, तो ये सब ऐसा प्रश्न है कि जिनको याद रहेगा वो तुरंत टिक करके निकल जाएंगे। ठीक, वहीं अगर बात आई है कि केस नली में क्या होता है, इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं कि केस नली में जो द्रव की ऊंचाई होती है, क्या होती है, द्रव की ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो वो केस नली की त्रिज्या का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ज़्यादा ताम झाम हो सकता है मेरे पास ना हो आप लोगों के लिए उतनी सुविधा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन का लेवल दिया जा रहा है वो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे दिया जा रहा है। पढ़ाई आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो इसमें बस आप क्वेश्चन आंसर ध्यान रख लेंगे, काम चल जाएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। राइबोसोम्स की संरचना में क्या होता है? ऑप्शन ए है DNA तथा प्रोटीन्स, बी है RNA प्रोटीन्स, या फिर RNA अमीनो अम्ल, या फिर RN तथा DN। तो जब बात आई है राइबोसोम्स की संरचना की, तो आपको ये अच्छे से पता भी होगा कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। और अगर इसकी संरचना की बात करें तो 40 से 60% क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और RNA की अगर बात करें तो इसमें भी 60 से 40% क्या होता है, RNA होता है, और इसको प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि RNA तथा प्रोटीन्स हो जाएगा। और ये झिल्ली
झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है। क्या होता है? झिल्ली विहीन कोशिकांग। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहीं बात करें कि और क्या पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा RNA यानी कि ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कौन है? तो राइबोसोम की बात हो रही है। आ जाइए आज के अंतिम नंबर प्रश्न पे, 21 नंबर पर। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सी होती है औषधि? रिफैम्पसिन। नाम थोड़ा याद रखिएगा, पूछ सकता है। किसके रोगियों के लिए? तो यक्ष्मा की रोगियों के लिए, ठीक है। तो और क्या जानकारी रख सकते हैं? हालांकि इसमें अगर औषधि प्रभावशाली के है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डी हो जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारे औषधि हैं इसके, जैसे कि क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। और क्या हो सकता है? एथेम्ब्यूटिल हो गया। सारा NCERT में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आइसोसिनाइड हो गया। ये सब भी क्या है? औषधि ही है यक्ष्मा की रोगियों के लिए। और ये सब क्या है? महत्वपूर्ण दवा है। उसी में आपसे अगर कुछ बात पूछ ले, जैसे नारकोटिक्स, तो ये क्या करता है? चिंता और तनाव को कम करता है। चिंता और तनाव को क्या करता है? कम करता है। कौन? तो नारकोटिक्स। एग्जाम्पल के रूप में ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हीरोइन आ जाता है, फिल्म वाला हीरोइन नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हैं किस हीरोइन की बात हो रही। पेथिडीन, ये सब इसके नारकोटिक्स के अंदर आ जाएगा। उसी तरह अगर एंटासिड पूछ दे, जो कि क्या करता है? पेट की अम्लीयता को कम करता है। पेट की अम्लीयता को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये सब। तो आज के सेशन में है इतना ही, फिर मिलेंगे। सॉल्यूशन बाय PJ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।